कि हमारी पुरानी परंपरा जो है जी वो वो संस्करण पर आधारित है। हाँ, साइंटिफिक है। इसलिए हाँ, संस्कृत पर आधारित है। जी इस तरह अगर हम हिंदी को भी कहें तो हिंदी की परंपरा संस्कृत पर आधारित है, संस्कृत पर आधारित है। जी तो जैसे भाषा ध्वनियों से बनती हैं, हाँ ध्वनियां दो प्रकार की हैं हाँ साधारणतः। एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। हाँ कुछ ध्वनियों में, कुछ भाषाओं में, माफ कीजिएगा, ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां ज्यादा हैं और स्वर ध्वनियां कम हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे ख्याल में दोनों बराबर बराबर हैं। स्वर और व्यंजन दोनों। हाँ, स्वर और व्यंजन दोनों। अब देखिए, स्वर में अ, आ, ई, ई, उ, ऊ ऊ जो छोटी और बड़ी जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम हम देते हैं। हाँ, छोटी छोटी बड़ी तो कहते हैं। ऊ छोटी, ऊ बड़ी। हाँ तो ये ध्वनियां हैं, हिंदी में प्रचलित ध्वनियां हैं। ये संस्कृत में भी हैं। अच्छा। संस्कृत में और है, री है, लिरी है। लिरी हिंदी में नहीं है अब, री भी नहीं है। ऋषि को छोड़ के ऋषि को लिखा जाता है री से, लेकिन हम लोग उच्चारण करते हैं जैसे कि र और बड़ी ई, ऋषि। लेकिन सवाल ये है कि हिंदी में वही प्रणाली है जो संस्कृत में है, जैसे कि मिलता जुलता है। हाँ, कबर्ग, क, ख, ग, घ, अंग छोड़ दीजिए, पीछे चले बात करेंगे। और कबर्ग उसको कहते हैं पहला। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, कवर्ग में, कवर्ग जो ग्रुप है उसको बोलने के लिए जो ऑर्गन ऑफ स्पीच को यूज करते हैं वो एक ही जगह से है, तालू के पिछले भाग से, क थोड़ा सा। कंठ कहते हैं। देखिए वो अभी छोड़ दीजिए, अच्छा। क्योंकि क्योंकि उसमें तो प कैसे बोला जाता है, स्थान क्या है, क का स्थान क्या है, च का स्थान क्या है, तो उसको नहीं। इतना देखिए पहले कि ये जो कवर्ग जिसको कहते हैं, जो समूह है, ख, क समूह, जी, क क का जो समूह, क समूह की ध्वनियां। हाँ, ध्वनिया वो हुई क, ख, ग, घ। और अंगा हम लोग बोलते हैं, लेकिन अंगा अभी छोड़ दीजिए, अच्छा। वो अनुनासिक है, नाक से भी हवा निकलती है। जी
उसी तरह से च है, क के बाद चबर्ग होगा, ठीक उसी तरह से च छ ज य, अभी यह छोड़ देंगे। उसी प्रकार से ट ठ ड ढ, एकदम ठीक है इसी तरह से त थ द ध, और उसके बाद प प ब भ। उसके बाद अभी ठहर जाइए, ये जो 5 हैं जो हमने नाम, पहली ध्वनि को कवर्ग में अघोष कहते हैं। अच्छा, अघोष। दूसरी को भी अघोष कहते हैं, तीसरी को घोष कहते हैं, चौथी को भी घोष कहते हैं। और ठीक यही प्रणाली है 5 वर्णों की। च अघोष है, छ अघोष, ज घोष है, झ घोष है। समझ रहे हैं? जी। स्पष्ट। अच्छा, उसी तरह से आप कर सकते हैं च अघोष है, छ अघोष है, हाँ, झ झ ज तब घोष होगा और झ घोष होगा। अच्छा, उसी तरह से टब, अब एकदम सटीक ट अघोष, ठ अघोष, जी, ड घोष, ढ घोष। अच्छा, स्पष्ट है कि नहीं? हम फिर दोहरा दें। जी। अच्छा, उसके बाद से तो क्या होगा? घोष होगा कि घोष होगा? पहला वाला तो हाँ, त और थ, तो पहला तो घोष है ना? हाँ, नहीं, पहला घोष है, पहला अघोष है, दूसरा घोष है। घोष है जो होगा। सर, घोष और अघोष में अंतर थोड़ा बता दें। घोष में अघोष में अंतर ये है कि गले की ध्वनि, गले की झंकार तीसरे, हाँ, वॉइसिंग कहते हैं उसको, जिसको बोलते हैं वॉइस्ड। वॉइस, जी, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। वॉइसलेस में वो अघोष होता है, अघोष हुआ जिसमें झंकार नहीं है। नहीं है। अच्छा, और जो घोष है वो उसमें झंकार है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छी बात है, ठीक है। ये जो है हूबहू हर वर्ग में, जी, कवर्ग में, चवर्ग में, तवर्ग में, ये जो तवर्ग में, पवर्ग में, वर्गीकरण, एक ही स्थान में है। ये वर्गीकरण है। हाँ? ये एक वर्गीकरण है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। हाँ।
से वर्गीकरण है। और ये इतना आसान है कि एक दो बार दोहराने से या कहराने से आसानी से याद भी हो जाता है। अच्छा, स्वर को देखिए, कहा हम लोगों ने आ ई उ ऊ ए ओ ये स्वर हो गए जी। स्वर दीर्घ भी होता है और लघु, दीर्घ का लघु लघु लघु, हाँ लघु, लघु और दीर्घ दोनों। हाँ, संस्कृत में लघु और गुरु में अंतर किया जाता है। अच्छा। और हम हिंदी में लघु और दीर्घ। दीर्घ का जहाँ, तो ये एक बात है। वर्गीकरण अगर ध्यान में रखा जाए, खासकर स्वर में और व्यंजन दोनों में हिंदी पढ़ाते वक्त, तो सीखना आसान होगा। बिल्कुल आसान होगा और कुछ मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आप बोलते हैं और आप भी सुनते हैं और तारतम्य जो है वो एक तरह से बराबर रहता है। हाँ, तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति होगी पढ़ाने की। बिल्कुल पद्धति वैज्ञानिक है। इसीलिए जो हिंदी भाषा भाषी हैं या देवनागरी लिपि को जो पढ़ते हैं, वो आसानी से कोई भी भाषा, घोष अघोष दीर्घ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान दिलाया है। और हम फिर इसके बारे में, वो क से लेकर प तक एकदम बार बार एक घोष 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 घोष, लेकिन ये ध्वनियां जो है य ल ल व, ये उस तरह की नहीं है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। अच्छा, अंत अंतस्थ। और ये इसीलिए पाणिनि महोदय ने अपनी वर्णमाला बनाई थी अपने व्याकरण के लिए। उनका माहेश्वर सूत्र मशहूर है, आयु हरि सब है। लेकिन हिंदी भी वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करती है। इस पद्धति से कोई भी भाषा पढ़ाई जाएगी वो वैज्ञानिक पद्धति की अनुकूल होगी। बोलने के लिए खासकर महत्वपूर्ण है। हाँ, बोलने के लिए। अब वो आपको पता नहीं, एक जगह मजाक था ये, मूर्धन्य स दांत स और तालव्य स। तालव्य स जो है वो हिंदी में बहुत कम लोग उच्चारित करते हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने जानबूझकर तालव्य स बोलना शुरू किया। जैसे उन्होंने कहा, मैं कल
ससुराल गया था, वहां सासू जी से मिला, वहां साली जी से मिला, वहां ससुर जी से मिला। तो किसी ने पूछा कि शो कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम जो बोल रहे थे शो कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि बहुत शो कर रहे हैं। तो बोले वाले ने कहा कि शो कैसे? हाँ? शो कैसे हो? तो मूर्धन्य शब्द तो खत्म हुआ हमारे यहाँ से। अच्छा। हिंदी भाषा में मूर्धन्य शब्द तो कोई बोलता नहीं है। जैसे तालव्य स होता है, मूर्धन्य से क्या होता है? मूर्धा से इसका उच्चारण होना चाहिए। स्थान मूर्धा, मूर्धा माने ये तालु का सबसे उछला अंग, उसको कहते हैं मूर्धा। तो अब वो उच्चारण खत्म है, लेकिन हम लोग कहते हैं मूर्धन्य स। मूर्धन्य स्वर नहीं होगा, हम भी नहीं उच्चारण कर सकते हैं, पहले कर लेते थे। तो मूर्धन्य श अब हिंदी की ध्वनि नहीं है, लेकिन परंपरा से हम लोग उसका उच्चारण करके कहते हैं मूर्धन्य स। तो भाषाएं सब बनती है ध्वनियों से। ध्वनियों का वर्गीकरण हिंदी में बहुत ही वैज्ञानिक रीति से तारतम्य से बना है, पढ़ाया जाता था, पहले हम पढ़ते थे। अब घोष अघोष किसी से पूछिए हिंदी जानने वाले से, तो वो नहीं जानता। मेरे ख्याल में ये त्रुटि है पढ़ाने वाले की। उनको पढ़ाना चाहिए उसी तरह से जिससे पढ़ने वाले को फायदा हो। तो सर आज का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत यूजफुल था, आपसे काफी सुनने को मिला और जानने को मिला। तो अगली बार हम कुछ और भाषा संबंधित कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, कुछ और विषय लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग वीक में एक बार करेंगे, वीक में इस तरह की बातचीत एक बार करेंगे। जब भी आपको फुर्सत हो, समय हो, तो हम लोग बात करेंगे।